नमस्कार, बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पुरुलिया रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार कर दिया। दीदी बोले खेवा होवे, बीजेपी बोले स्कूल अस्पताल विकास होवे से उन्होंने ममता पर हमला बोला। हालांकि इस दौरान ममता की चोट को लेकर पीएम का रुख थोड़ा सॉफ्ट नजर आया, या यूं कहें कि नरम दिखा। पीएम ने कहा कि उनकी चोट की हमें भी चिंता है और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हों। ममता चोट पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने ममता की चोट को सियासी स्टंट करार दिया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी की साजिश। विपक्ष का यह आरोप कि ममता बनर्जी सहानुभूति मत पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि जेड सिक्योरिटी से घिरी रहने वाली ममता पर क्या हमला हो सकता है? क्या चुनाव के मद्देनजर यह कोई सियासी स्टंट है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल का चुनाव विकास के मुद्दे से भटककर जाति, धर्म और चोट की सियासत पर टिक गया है? आज कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। तो खेला होवे या विकास होगी, जब हम बात करते हैं तो ऐसे में सवाल तमाम सारे हैं। जल्दी से वो ग्राफिक्स के जरिए वो सवाल दिखाते हैं। क्या ममता की चोट पर सियासी ड्रामा हो रहा है? क्या बंगाल के चुनाव में मुख्य मुद्दे पीछे छूट गए हैं? सवाल इतना ही नहीं है, क्या ममता की चोट की सहानुभूति टीएमसी को मिलेगी? और क्या बंगाल में धर्म जाति की सियासत ने अब जोर पकड़ लिया है? क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी पर भारी पड़ेगी? ऐसे सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है और लगातार इस तरीके से संबोधन हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता, चाहे वो स्टार प्रचारकों की जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम योगी से लेकर के मिथुन चक्रवर्ती, चाहे जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे लोग हैं। और वहीं अगर बात करें तो लगातार प्रचार में यूपी से लेकर के बंगाल तक प्रचार प्रसार में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। यूपी के सीएम तक गए प्रचार करने, वहां पर भले ही कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा होगा, और इस पर विपक्ष ने, टीएमसी ने पलटवार भी किया कि आप अपने राज्य में आप सुरक्षा व्यवस्था की बात कीजिए। लेकिन सवाल यह है, इस बीच कई दौर चुनावी जब प्रक्रिया शुरू हुई, तब चाहे वो महापुरुषों को लेकर के बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें, धर्म को लेकर के बात करें, हिंदुत्व को लेकर के बात करें, ऐसे तमाम मुद्दे आते गए और अब आखिरकार चुनाव जिस तरीके से नजदीक आया, उसको देखते हुए अब विकास की बात होने लगी। लेकिन अब क्या माना जाए कि अब जो चुनाव है ये पटरी पर, या यूं कहें कि ये मुद्दे अब थोड़ा सा जनता के हित की बात कर रहे हैं, पटरी पर आते नजर आ रहे हैं। जल्दी से अब आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में है। पवन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ कमर अली जी हैं। कमर अली जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहला सवाल, चूंकि हम पश्चिम बंगाल की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, मेरा सवाल संजय जी से है। संजय जी, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल अस्पताल अब विकास होवे। तो अब कैसे जवाब देगी टीएमसी? सबसे पहले कल एक मोदी जी ने एक मुख्यमंत्रियों की एक सभा बुलाई थी, और जब वहाँ पे टीएमसी नहीं पहुँची तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क उठाया गया कि कोरोना को लेकर के आपको जो है सावधानी की ज़रूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये वो सारी चीज़ें बताई है। आप रैली में देख लीजिए, कल उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, आज बड़ी सी रैली कर ली, ठीक है।
तो कथनी और करनी में यहाँ फर्क साफ समझ में आता है कि आप प्रधानमंत्री तक अपना कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क रखते हैं जी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले उदाहरण प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए कि पहले कोरोना जैसा महामारी को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अपने देश के। उपाय जो किए जा रहे हैं वो टीएमसी को नजर नहीं आ रहा, देश के वैज्ञानिकों ने किस तरीके से वैक्सीन तक इजाद कर डाली, लग रही है बराबर प्राथमिकता के आधार पर। और आज पश्चिमी मिदनापुर में क्या हुआ था अभी जो किसने रैली की थी आज? अभी जब और क्या कुछ नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री को? आज से लेकर के लगातार कंटिन्यू जो है भाजपा के लोग कंटिन्यू बंगाल में जा रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यू जो है रैली से लेकर के रोड शो से लेकर वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये वाद का प्रतिवाद तो होता ही रहता है ना, अगर वो आ रहे हैं तो हमारे को रैली करनी है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ चलता रहता है हमेशा, हर जगह पे आपको वाद का प्रतिवाद मिलेगा ही मिलेगा। आप देखोगे कि वहाँ पे सारे देश के जितने इनके 17 मुख्यमंत्री है सबको लगा रखा है, सारे केंद्रीय मंत्री लगे, प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं वहाँ पर प्रचार करने के लिए। तो ये भयानक जो महामारी है उसको आप लोग एक अलग टीएमसी माहौल क्यों बनाने की कोशिश कर रही है, अलग बात क्यों करती है? ये सवाल मैंने संजय जी आपसे इसलिए पूछा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तब भी आपकी मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं जुड़ी, और जब इंटरेक्टिव जुड़ना की बात हुई तब भी नहीं जुड़ी। वहां पर सवाल ये है, और जब मोदी के साथ जब मंच जब शेयर करती है तब अगर राम नाम के नारे लगने लगते हैं तो मोदी नाम के नारे तो वो मंच से किस तरीके से एक सबसे बड़ी चीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनीतिक मंच से क्यों हम राम नाम की, अरे मंदिर में जाओ ना, किसने मना किया है? जाओ मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, वहाँ अपने भजन पूजन करो, घर में करो। क्यों जो है हमेशा मैं देखता हूँ कि हम लोगों को इस तरीके राजनीतिक रूप से घेरा जाता है कि आप वहाँ राम नाम का नाम लीजिए, जय श्री राम कीजिए, जय श्री राम घेरा जाता है क्योंकि इसीलिए मुद्दा खुद देते हैं। नहीं मुद्दा नहीं, क्यों किस लिए आस्था आप आज जब नहीं क्यों नहीं आता है, आज जब राम नाम का मुद्दा हमें मंदिर में अच्छा लगता है। मंदिर में जाइए, आप में सुबह शाम हम अपने इष्ट मित्रों से दोस्तों से बात करते हैं, राम नाम का नाम लेते हैं, हमको वो अच्छा लगता है। हम कोई राजनीतिक मंच से हम जो जबरदस्ती शो करें कि हम हिंदू हैं, जय श्री राम करके चिल्लाएंगे, हमें वो नहीं समझ में आता। विकास के मुद्दे पे बात करिए, आप अपने वर्कों के पीछे बात करिए। कमर अली जी, जब टीएमसी अब कह रही विकास के मुद्दे की बात की जाए तो आज देश के प्रधानमंत्री ने वही विकास के मुद्दे की तो बात की। पीएम ने साफ तौर पर कहा कि अब विकास हो बे, अस्पतालों की बात की, स्कूली शिक्षा की, यानी कि बुनियादी चीजों की बात की। आलोक जी, पश्चिम बंगाल की आवाम को केंद्र की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप जानते हैं कि लोकल स्तर पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उन योजनाओं का लाभ मिलता है। उनकी सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होने दिया। मैं आपको बता दूं, उस योजनाओं को रोकने की तमाम कोशिश करी गई है, प्रयास किया गया, जबकि वो पश्चिम बंगाल की आवाम का अपना हक था। आपने उस कहा कि केंद्र की योजनाएं हैं इसलिए हम उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी आप करते रहे। आपने उस पश्चिम बंगाल की आवाम के साथ, जिसको आप कहते हैं 10 साल तक आपने उसके ऊपर राज किया है, उसको योजनाओं का लाभ आपने केंद्र की योजनाओं का नहीं लेने दिया। तो आप किस जहां में जी रहे हैं, किसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की आवाम समझ गई है कि केंद्र की योजनाओं के लिए रोका है। अब बराबर जिस तरह के आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे हमला हुआ, सबका देखने का, सबने, आपने भी चलाया आलोक जी, सबने, पूरे हिंदुस्तान ने, दुनिया ने, बाहर ने भी देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गए थे जब पश्चिम बंगाल, तब उन्होंने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तब वहां के भी स्थानीय लोगों ने भी साफ तौर पर कहा और विपक्षियों ने कहा कि आप अपने राज्य की कानून व्यवस्था की बात की। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल सामने आया था कमर जी। देखिए, हमारी व्यवस्था आप जानते हैं, इसी लखनऊ राजधानी में अगर आप बात को ले लेंगे तो चैन स्नैचिंग रोज होती थी, रोज गुंडागर्दी होती थी। आप बता दें कोई चैन स्नैचिंग होती है, आप अपने क्या दिखाते हैं चैन स्नैचिंग? अच्छा, तो अब क्या माना जाए कि रोज से अब साप्ताहिक थोड़ा होने, जैसे साप्ताहिक बंदी होती है ऐसे ही? आप देखिए, आप जो लूट हुई है, जो जातीय दंगे होते थे पूरब से लेके पश्चिम तक, जो गैंगवार होते थे, क्या हमारी सरकार में हुई है? आज हमारी बहनें बेटियां महफूज निकलती हैं, वो महफूज हैं। उनको ये नहीं होता था कि आज जा रही जो सोने की चैन पहन के जा रही है, अंगूठी पहन के जा रही हैं, कुंदे पहन के जा रही, लूट लिया। तो आप एक वारदात बताइए कि एक वारदात आपकी जानकारी में इस तरह की हो।
देखिए, कानून का राज है, गुंडागर्दी हमने खत्म करी है। अगर हमने गुंडागर्दी खत्म की, अगर जातीय दंगे हमने नहीं होने दिए, गैंगवार हमने नहीं होने दिया है, हमने शांति व्यवस्था को बहाल किया, तो हम जिक्र बिल्कुल करेंगे। उनकी क्या उपलब्धि है वो बता नहीं पाएंगे कि ऐसी योजनाओं को क्यों रोका। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब एक पार्टी के गए हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने उनको सुरक्षा नहीं दी। आपकी जो चोट लगी, हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपकी चोट जल्दी ठीक हो, लेकिन आपने कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है आपकी, और आप ये मान चुकी हैं कि आप उस लायक नहीं हैं। देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हर एक आदमी अपने अपने जनताओं के हित की बात करता है, तो आपने उस जनता के हित काम को क्यों रोका? आपने आवाम को योजनाओं से क्यों रखा? जी, चलिए, आपने अपनी योजनाएं वहां पर गिना दी। संजय जी जरा अपनी बात कुछ जवाब देना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं जी संजय जी आप अपनी बात। अभी भाई बोल रहे थे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला हुआ तो वो टीएमसी नहीं कराया था, ये क्या प्रूफ है? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, प्रधानमंत्री उसमें मुख्यमंत्री पे हमला होता है, तो वो बीजेपी क्यों नहीं कराया? ये इस बात का प्रूफ क्यों नहीं है? जबकि इस चुनाव आयोग का जो है बाकायदा कैमरा सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक साथ में रहता है, और चुनाव आयोग ने बाकायदा वहाँ पे एसपी डीएम को हटाया है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमला हुआ था, ये प्रूफ हो चुका है, और इसका रिपोर्ट भी 29 तारीख को रिपोर्ट तक भी आ जाएगा। तो ये कभी भी आप नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था हमारे यहाँ भी पूरी तरीके से ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक 30 सेकंड, एक छोटी सी क्वेश्चन, अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के MP के लड़के को बाकायदा गोली मार दी जाती है, ठीक है ना? और ये कानून व्यवस्था है। आपके यहाँ पे आपके ही MP सुरक्षित नहीं है, MP के लड़के चलिए, वो उनका पारिवारिक मामला है। मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूं। पवन जी, कुल मिलाकर के बात जब खेला होवे वर्सेस अब कहीं ना कहीं विकास होवे, तो अब बीजेपी और टीएमसी दोनों की प्रतिष्ठा अब कहीं ना कहीं सबब है, या प्रतिष्ठा दांव पर लगी इस चुनाव में? बिल्कुल आलोक जी, ये सत्य है कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है पिछले 1 माह से, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे वरिष्ठ जो है भाजपा के नेतागण वहाँ पे डेरा जमाए हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जमीनी स्तर पर वो बताने में समर्थ हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है, कैसे हुआ है, 4 साल में क्या किया है उन्होंने। और ये सच्चाई है, उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश आज हमारा है, जिस रूप में दिख रहा है, प्राउड करते हैं हम लोग, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो पश्चिम बंगाल में एक सच्चाई यह है कि कोई भी पार्टी हो, आज के जो राजनीति युग चल रहा है, उसमें कोई भी हमला नहीं करवाता है, चाहे वो टीएमसी हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ था, वो हो, कोई नहीं। ये हुड़दंगे, बीच में कुछ हुड़दंग टाइप के लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज ये मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल की जो रिजल्ट आने वाला है, उससे टीएमसी को बहुत बड़ा आघात लगने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, क्योंकि कई चरण में चुनाव हो रहे हैं, और इसको सफल करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी वहां थे, उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया, अपने शब्दों का उपयोग किया, अपने बातों का उपयोग किया, जो कहना चाह रहे थे। जो वहां पे घटना घटी हुई, ममता जी दीदी के साथ जो घटना घटित हुई थी, उस पे उन्होंने अपनी बातों से अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने उसको भी कोशिश किया कि जो उस वोटर्स हमारे हैं उसको भी हम अपने हाथ पाले में कर लें। बिल्कुल, तो जिसको टीएमसी मुद्दा बना रही थी, और उस मुद्दे को यूं कहे कि उसकी नब्ज भी बहुत अच्छे से पकड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मनीष, जिस तरीके से पवन जी ने भी कहा कि चोट को लेकर, पीएम ने कहा कि उनकी चोट की हमें भी चिंता है, और वो ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हों। तो ममता की चोट पर जिस तरीके से सियासत हो रही थी, तो बीजेपी ने ममता की चोट को एक सियासी स्टंट करार दिया, वहीं टीएमसी ने बीजेपी की साजिश। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जब देश के प्रधानमंत्री ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, भले बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया, लेकिन आज पीएम ने वो सारी भरपाई पूरी कर दी, अब किसी को सवाल नहीं उठा पाएगा कोई। मनीष जी, आलोक जी, बिल्कुल ये एक स्वाभाविक था। जब प्रधानमंत्री देश के गए हैं तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा दिल दिखाएंगे, और हम इसको इस तरह से समझे कि देश की राजनीति जो है विगत कुछ वर्षों में मोदी युग आने के बाद में चेहरे पर आधारित हो गई है, चाहे वो चेहरा कमजोर हो या मजबूत हो। पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस ममता की है। ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा है, और ममता बनर्जी हर वो कार्ड खेल नहीं है, सिवाय जो उनके जो 10 साल का कार्यकाल है उसकी वो अपने आप को व्याख्या करने के अलावा
सारी राजनीति कर रही हैं। वो अपने आप को विक्टिम भी दिखा रही हैं। अभी जैसा कि संजय जी ने कहा कि बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, मंदिर जाएं, तो ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, मंचों पर कर रही हैं, वहां पर भीड़ जमा हो रही है। तो निश्चित रूप से एक नई तरह की राजनीति है जहां पर आपको व्यक्ति पे डिपेंड होना है और उसी के आधार पर वोटिंग करनी है। तो भाजपा वहां पर उदय हो रहा है और जो तृणमूल कांग्रेस है एक बहुत बड़ा वृक्ष है। तो दोनों का मुकाबला है वहां पर, और ममता बनर्जी का एक तरफ चेहरा है और जो प्रधानमंत्री है निश्चित तौर पर देश के सबसे बड़े नेता है, वहां पर बंगाल में जहां जहां भी वो जाएंगे, जहां भी रैली उनकी होगी, निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। तो पूरी एक रणनीति बनी है और ये रणनीति किस तौर पे आगे जाती है देखना है आगे। अभी चुनाव का बहुत समय बाकी है। आपने कहा एक रणनीति के तहत काम हो रहा है, लेकिन इस रणनीति के तहत दोनों पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही, चाहे बीजेपी अपनी बात रख रही हो, चाहे सत्तासीन टीएमसी अपनी बात। इस बीच में जनता के हितों की उनके लिए क्या योजना है, उन पर कौन बात कर रहा है? बिल्कुल आलोक जी, यही मुद्दा है। जैसे अभी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रकरण आया कि खेला हो गए वर्सेस विकास हो गए। तो वहां पर बीजेपी जो है वो विपक्ष में है और वो जो ममता बनर्जी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो गिना रही है कि क्या क्या उनकी जो है वो कमजोरियां थी या क्या क्या उन्होंने जो है जनता के लिए नहीं किया। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो केंद्र सरकार की जो कमियां वो गिना रही। तो इसी तरह से अगर ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है, विकास के मुद्दे पर बहस होती है, तो निश्चित तौर पर जनता का भला होगा। भाई नौकरी की 5 लाख, वो नौकरी की बात कर रही थी, 5 लाख नौकरियां सालाना देंगी, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जो कैंटीन कही थी 25,000 कैंटीन देंगी, तो जनता के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि भाई जो भी चुनावी वादे वो कर रही है उसके प्रतिवाद में बीजेपी क्या वादे करता है, ये देखने वाली बात होगी। और विकास की जो वो है वही धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही है। यूं कहें कि चुनावी जो रेल है वो ट्रैक पर आती नजर आ रही, क्योंकि बात अब विकास की हो रही है। अभिषेक वाजपेयी जी भी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी तैयारियों को लेकर के बताएं, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चुनावी दौरे अब तक कर लिए, जरा देश की जनता भी जानना चाहती है। देखिए, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दों को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आप देखिए खेल रही है, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। योगी जी वहां पे जाते हैं कि चुनावी मंच से बोलते हैं कि कानून राज बहुत अच्छा है, कानून यहाँ पे काम करेंगे। अरे अपने प्रदेश में आप कर नहीं पा रहे हैं। अभी कमर अली जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला कि आप देखिए, अरे 2 दिन पहले की न्यूज पढ़े होते तो उनको शायद याद होता कि एसएसपी आवास के पास में कैसे खुले तमंचे लेकर के लड़के घूम रहे थे, जहां पे एक सिपाही को छोड़ दिया था उनको पकड़ने के उसमें। अभी आज नाराबंदी की घटना देख लीजिए, कैसे रेप हो गया, गैंग रेप हुआ, इसमें कुछ टिप्पणी ये करने लायक नहीं है। यहाँ पे कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रहे वहां पे। सर, मैं यूपी की कानून व्यवस्था नहीं, मेरा सवाल आपसे था कि आपकी क्या तैयारियां हैं। आप लोग अभी तक राहुल गांधी ने कुछ वहां पर, क्योंकि योगी जी वहां पर जा चुके हैं, ममता बनर्जी वहां पर रैली कर रही हैं, वहां पे आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पे? आप जनता से, जनता की राजनीति पे बात कीजिए, उनके मुद्दों पे बात कीजिए। आप नहीं तो आप लोग किस तरीके से क्या कर रहे हैं, आपका क्या वे ऑफ मोड है? हमारा मूड सिर्फ ये है कि हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता की बात कर रहे हैं। हम कैसे रोजगार दे सकेंगे, कितने रोजगार देंगे, कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, वहां के उस पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत और किया जा सकता है, इस पे बात करेंगे। हम वहां पे देखेंगे कि किस जगह पे ड्रॉबैक है, उन ड्रॉबैकों को दूर करने की बात करेंगे। हम मुद्दों की राजनीति करेंगे। हम देखिए, राम का नाम भी एक है और माता दुर्गा भी एक है। वो हमारी आस्था का विषय हो सकता है, वो वोट कैंपिंग के लिए नहीं यूज किया जा सकता। और अगर आप वोट के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेना अभियाना चाहते हैं, जनता को बरगलाना चाहते हैं कि वहां पे कमर जी, क्या वाकई में बीजेपी धर्म के नाम पर बरगला रही लोगों को? कांग्रेस ने तो अपना विजन साफ साफ रख लिया, भले ही कोई उसके नेता, कोई मंत्री उसके नहीं गए हो चुनाव में, लेकिन ट्विटर पर ही भले ही फोकस कर रहे हो या डिबेटों में ही हिस्सा लेकर के अपनी योजनाएं बता रहे हो, लेकिन जो विकास की जो बात कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। हल्के में ना लीजिए कांग्रेस को। देखिए, हिंदुस्तान की आवाम ने कांग्रेस को किस तरह से लिया है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको हमें, क्योंकि उनको जब इवेंट करना होता है, जब पब्लिक घर में बोर हो जाते हैं तब पिकनिक के लिए निकलते हैं, उनको आवाम की चिंता नहीं होती, उनके बारे में बात करना ही हिंदुस्तान की आवाम ने उनको किनारे रख दिया है, क्योंकि उन्होंने 65 साल तक हिंदुस्तान को लूटा, आप सब जानते हैं।
27 साल बेहाल कहने के बाद सत्ता कितनी डालता थी, उन्होंने गठबंधन कर लिया था। तो इनकी बात करना ही बेकार है। जब जाति धर्म की ये बात कर रहे हैं तो एक बात आलोक जी कर ली जाए, मुझे लगता है मुनासिब होगा कि मुख्यमंत्री जी जब एक तरफ पूजा हो रही है और एक तरफ नमाज हो रही है, तो दोनों ही का हक होता है दोनों लोगों को सुरक्षा व्यवस्था देना। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमारे क्या आपने बाखूबी देखा कि जब से हमारी सरकार बनी है, आरती भी हो रही है, नमाज भी हो रही है, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। दोनों धर्म, सारे धर्मों की हम बात करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान सबसे अच्छा मुल्क है दुनिया के अंदर, कितने धर्मों के लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की जनता हमारी है, सारे धर्म यहाँ भी रहते हैं, उनको हम सुरक्षा देते हैं। सारे लोग अपने प्रोग्राम करते हैं, बाकायदा शांति से सब चल रहा है। जब शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है तो भाई कांग्रेस क्यों हल्ला कर रही है? अभिषेक जी अपनी बात रखिए, ठीक है, अभिषेक जी को अपनी बात रखने दीजिए। शांतिपूर्वक माहौल में कौन व्यवधान डाल रहा है? फिर समझना होगा कि मुख्यमंत्री वहाँ की फेल हो चुकी है, मुख्यमंत्री वहाँ की फेल हो चुकी है। वो देखिए जो भी मुख्यमंत्री होता है जब शपथ से फेल हो जाती है तो फिर पहले अभिषेक जी अपनी बात रख लीजिए जरा। जी अभिषेक जी। देखिए आलोक जी, सुरक्षा देना उसकी जिम्मेदारी होती है। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चेहरा होगा कि सिर्फ मोदी जी को ही नाव पे बैठाएंगे? मोदी जी हैं जी। अभिषेक जी बात रखिए, अपनी पूरी करिए। मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको लेकर के आएंगे या फिर मोदी जी को ही सामने रखेंगे? अगर आपने काम किया है तो काम के नाम पे वोट मांगना सीखिए, धर्म के आधार पे कब तक राम के नाम। सर आप अपनी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपसे मैंने कितने सारे सवाल पूछे, आप अपना विजन बताइए। आपने अब तक कहां पर रैली करी, आपने नहीं बताया मुझे। मैंने अपना विजन बताया। मुझे बताने से नहीं, आप जनता के बीच कितना गए? जनता के बीच में हमारे सभी साथी, सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में ही है इस समय। अच्छा मनीष, जरा आप बताइए, मुझे तो कोई ऐसा कांग्रेस का कोई वहां पर रैली कोई ऐसी नजर नहीं आई कि कोई बड़ा नेता वहां पर गया हो जा करके, चाहे राहुल गांधी जैसे या प्रियंका वाड्रा वहां पर रैली करी हो, जनता के बीच अपने मुद्दे बताए हो। मनीष देखिए आलोक जी, कांग्रेस के साथ एक बड़ी विडंबना है। कांग्रेस केरल में जहां लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है, वहीं पे बंगाल में जो है वो लेफ्ट के साथ लड़ रही है। तो कांग्रेस को अपना जो कॉन्सेप्ट है वो खुद क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो खुद अपनी सोच जो है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी कि उसको करना क्या है, उसको विरोध करना है या समर्थन करना है या सत्ता के लिए आगे बढ़ना है। अभी कांग्रेस जो है वो कहीं पे भी सीन में नहीं नजर आ रही है। ये दुर्भाग्य देश की सबसे बड़ी पार्टी का, जिसने पिछले 60-70 सालों तक राज किया और जिसकी बहुत बड़े बड़े नेता रहे, जो विपक्षी दलों के लिए भी पूजनीय रहे, सत्ता दलों के लिए भी पूजनीय रहे, ऐसे नेता रहे कांग्रेस के। कांग्रेस का पतन अपने आप में दुर्भाग्य। आज कांग्रेस की स्थिति हो गई जहां किसी को वोट न दो और कांग्रेस को दो, ये हालात हो गए। ये चिंतनीय है। ये मैं एक शुभचिंतक के तौर पे कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपने आप में आगे बढ़ना होगा और स्पष्ट चाहे एक सीट लाए, लेकिन कांग्रेस को अपनी नीति निर्धारण करनी होगी। ये करना, ये नहीं कि हम बंगाल में तो सपोर्ट ले रहे हैं और वहां पर केरल में विरोध कर रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति है? ये राजनीति तो समझ में ही नहीं आ रही है। आप वहां पर जाइए, आपका कोई नेता आज तक गया नहीं वहां पे। आप ये समझिए कि भाजपा के दूसरे और तीसरे दर्जे की नेता भी जनसभाएं कर रहे हैं। वहां पर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो वहां पर आपके जो नेता है, राष्ट्रीय नेता, वो कोई भी गया ही नहीं है अभी तक बंगाल के अंदर। वहां पर सुना है। बिल्कुल मनीष, आपके सवाल के जवाब मैं पवन जी से लेना चाहूंगा। पवन जी, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि देश की पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, और अब क्षेत्रीय दलों के साथ कहीं ना कहीं किस तरीके से उनके साथ गठबंधन करके अब चुनाव लड़ रही है, ये भी एक विडंबना है। आलोक जी, मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की मनोबल बहुत गिरा हुआ कह सकते हैं और एक उजाले की आवश्यकता है जो कि उत्तर प्रदेश में ही इनको दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव हो या दिल्ली चुनाव हो, आसाम चुनाव हो, ये सब दिखाई पड़ता है कि बाकी कांग्रेस किस हालात पे है, कैसे मेहनत कर रही है, कहाँ तक कर रही है। इनका एकमात्र मकसद है भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है उनकी कमियों को निकालना। कैसे कर रहे हैं? ये अपनी नींव को मजबूत नहीं कर रहे हैं। जो एक समय था कांग्रेस की, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर इनके बारे में कोई सरकार के बारे में कोई अच्छाइयाँ जो योजनाएं चल रही हैं, अगर उसके बारे में बोल दीजिए आप, तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे मीडिया साथी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। ये इसको भूलना होगा।
इसके आगे इनको बढ़ना होगा, जनता के लिए कुछ करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, जनता की समस्याओं को उठाना होगा। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी है, लेकिन कांग्रेस इस सब पर ध्यान नहीं देगा। कांग्रेस तो ये ध्यान दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया? कितने नेता गए आपके वहां पर? क्या किया? जनता के बीच में क्या बताया? था। अभिषेक जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जल्दी से अभिषेक जी आप अपना काउंटर कर सकते हैं। जी श्रीमान, मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने रोजगार सृजन अभियान भी चला रखा है। आपको अच्छे से अवगत होगा और आपको इस बात के बारे में जानकारी भी होगी। और बात पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर के वहां पे हमारे कौन से नेता जात कौन से नहीं, मैं खुद आपको मैं उत्तर प्रदेश से बता सकता हूं कि हमारे यहाँ 5 से 7 लोगों की टीम गठित करके वहां पे भेजी जा रही है और प्रचार प्रसार के लिए भेजी जा रही है। तो इस चीज को आपके नजरिए से आप हो सकता है बिल्कुल ठीक करें, लेकिन एक बात मैं आपकी मानता हूं कि हमने अपने संगठन पे जो पहले जोर नहीं देता, अपने ये बदली हुई कांग्रेस है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सत्ता के करीब भी रहेंगे, सत्ता में रहेंगे। मैं आपको इस बात को भी बता सकता हूँ। अभी से आप बता रहे हैं सत्ता के करीब रहेंगे, पश्चिम बंगाल में सत्ता पे आपको विश्वास ही नहीं है। आप कह रहे हैं सत्ता के करीब रहेंगे, अभी आपको यही नहीं बिलीव है कि आप मेहनत करेंगे और सत्ता में परिवर्तन लाएंगे। अभी आप कह रहे हैं सत्ता के करीब रहेंगे उत्तर प्रदेश में। आप मजबूती से लड़िए ना सर। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। मैंने उसी चीज को बोला कि हमने अपने संगठन पे, अब बदली हुई ये कांग्रेस है जो संगठन पे अपने अपने काम कर लिया है और उसी के बल पे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए और बात रह के देखिए कि कभी ऊपर कभी नीचे होता, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। झूठ के नाम पे अगर हम वोट मांगते रहे तो बहुत दिन सत्ता नहीं लेकर के चल सकते हैं। चलिए, फिलहाल सत्ता हासिल करने के लिए अभी आपको यानी कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी है। मेरा सवाल अब कमर अली जी से। कमर जी, बहुत अहम सवाल। आज जब देश के प्रधानमंत्री गए, मैं पूरी राजनीति की इसमें कोई बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा महंगाई को लेकर के बात की, उन्होंने मजदूरों को लेकर के बात की, उन्होंने किसानों की बात की। मैं इसी पर बात कर रहा हूं। किसान देखिए कितना 105 दिन से ज्यादा हो गया है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर के। महंगाई, पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और मजदूरों की बात, किस तरीके से पलायन करने को मजबूर है, उनके पास रोजगार नहीं मिल रहा है। यह स्थिति है तो कैसे विकास होगा? क्या विकास का पैमाना होगा? सिर्फ बोलने से, सिर्फ कहने से होगा क्या? पहली बात तो अन्नदाता की कर लीजिए आलोक जी, जब आपने अन्नदाता की बात उठाई है। हमारी सरकार यूपी में जैसे बनी, हमने संकल्प पत्र के तहत जो था 1 लाख रुपया 86 लाख किसानों को हमने माफ किया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने देखा गन्ने का रेट भी हमने बढ़ाया। 3-3 साल का जो गन्ने का बकाया भुगतान था वो हमारी सरकार ने किया है आलोक जी। आपने भी दिखाया, तमाम मीडिया ने दिखाया, प्रिंट मीडिया ने छापा। फिर 3-3 साल का बकाया, जो मदरसा शिक्षक हमारे उस्ताद कहलाते हैं उनका भी 3 साल का वेतन बाकी था, जो कि पिछली सरकार समाजवादी छोड़ के गई थी, उसको भी हमने अदा किया। तमाम ऐसे भुगतान थे पिछली सरकारों के 3-3 साल के जो हमने किए हैं। अब जब आप किसान भाई की बात करते हैं, जब 3 कानून की बात होती है उसमें कांग्रेस कभी नहीं निकाल पाती, कांग्रेस कभी निकाल पाए। जो किसान भाई समझ गए थे वो आज खेतों में काम कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी, चाहे अन्य दल हो, वो ये नहीं बता पाए कि कमी क्या है। वो वर्गलाने काम कर, उन्होंने कहा मंडियां खत्म कर दी जाएंगी, उन्होंने किसान भाइयों जमीन ले ली जाएगी। चलिए, हो सकता है विपक्ष वर्गलाने का काम कर रहा हो, लेकिन मनीष आप बताइए, जब महंगाई की बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है, खेतिहर की बात हो रही है, देश के अन्नदाता की बात हो रही है, दिक्कतें जो हैं वो लगातार बनी हुई है। चाहे वो मजदूरों के पलायन की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, उससे आम जनता को जिन जिन चीजों से जरूरत पड़ती है उनसे उसको निजात नहीं मिल पा रही। भले चाहे महापुरुषों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे तमाम सारे मुद्दों को, चाहे सोनार बांग्ला की ही बात क्यों ना हो, लेकिन असल मुद्दे यही हैं जिन पर चर्चा होनी है। बिल्कुल आलोक जी, देखिए एक बात होती है नरेटिव की। सरकार ने अपना नरेटिव सेट कर दिया है। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, उसने अपना नरेटिव सेट कर दिया है। उसने कहा कि भाई जो आपकी जो मेन जो 4 इश्यूज थे उस पर हमने पूरी तरह से वर्क किया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो,
चाहे पूरे देश में एक एनआरसी का माहौल हो, सीएए का हो, तो ये जो मेन जो कोर इश्यूज थे उस पर वर्क कर रही थी। और उसके बाद में जो ये मेन मुद्दे जो कोरोना काल या इसके इधर उधर के पीरियड में बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से हावी हुआ, जिस तरह से व्यापार पूरा ठप हुआ, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हुई, तो उस पर सरकार को भरोसा दिलाना होगा कि किस तरह से वो हमें रोजगार दे रही हैं, किस तरह से निजीकरण का जो विरोध हुआ, कल आपने देखा कि बैंकों की हड़ताल 2 दिवसीय रही, उसमें हजारों करोड़ रुपए का एक तरह से नुकसान हुआ है। जो भी हुआ वो सारी चीजें मुद्दे देखने वाले हैं। किस तरह से जनता के बीच में आपका जो एक विरोध है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके जो कोर इश्यूज हैं विकास के, उन पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपको जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि रोजगार आप दे रहे हैं। आप जो है निजीकरण को लेकर स्पष्ट करनी पड़ेगी सरकार को कि क्या क्या निजी करना है और क्या क्या सरकार में रहना है। जी बिल्कुल। इस पूरी कवायद के बीच अगर मैं संजय जी से बात करूं तो बीजेपी ने जो आरोप लगाया है, चाहे वो मुद्दों को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि क्राइम को लेकर के स्कैम हुए हैं, तमाम सारे मतलब मामले सामने आए हैं संजय जी, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई, ये भी आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। एक सबसे बड़ी चीज़ देखिएगा, ये चुनाव जैसे ही होते हैं 6 महीने पहले से, क्योंकि ये हमेशा 24/7 ये चुनाव मोड पे रहते हैं, तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है 6 महीने पहले से इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। छोटे किसी को हल्के भी नहीं लेती, चाहे वो मैं बोला ना कि ये इनकी कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट करते हैं कि किसको किसको तोड़ना, साम दाम दंड भेद, तो उनको सबसे पहले वो सीबीआई का डर दिखाती है, नहीं का डर दिखाती है, कुछ को तोड़ती है, उसको अपने वॉशिंग मशीन में साफ करती है, उसको अपने यहाँ पे ले करके फिर उसको टिकट देती है। आज देखिएगा कि आज पश्चिम बंगाल में इनकी ये हालत है कि अभी तक सिर्फ 120, वो भी 2 चरणों में 120 लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। पहली बार इन्होंने 60 कहा तो 57 दिया, दूसरी बार 63 में दिया, उसमें 4 इनको एमपी को देना पड़ा। और बाकी दूसरे दलों से भी अब इंतजार कर रहे हैं कि उनको डर दिखा रहे हैं कि और टूट टाट करके मेरे पास आओ, तब जाके तुमको जो है हम टिकट देंगे और हमारे यहाँ से साफ हो जाओ करके। सबसे इनकी यही वो चल रही है। अभी सर ने बताया कि मोदी वर्सेस ममता ये चल रहा है। क्या मोदी प्रधानमंत्री से छूट करके यहाँ पे सीधे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? आप किसको एमएलए बना? आपके कार्यकर्ता इस विरोध पे हैं। आपके कई नेता, कई पूर्व आपके मेयर तक ने जो है इस्तीफा दे दिया। अभी हमारे यहाँ पे आपके जो मार्गदर्शक मंडल में बना रखा था आपने यशवंत सिन्हा जी को, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया। क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बना के बैठा दिया गया था। तो इस तरीके से आप देखोगे सवाल उठाना बहुत सही लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस सवाल का जवाब मैं पवन जी से चाहूंगा, क्योंकि बहुत मैं स्वस्थ बहस आज कराने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी, चाहे कोई भी राजनीतिक दल की मैं बात करूं, जो भी प्रत्याशी खड़े किए हुए, क्या वाकई में उनका आकलन किया गया है कि किसने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है? कुछ सीट की बस ज्यादा चर्चा है, चाहे वो जहां पर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी वर्सेस है मुकाबला, वहीं की चर्चा ज्यादा हो रही। बाकी तो कहीं कोई चर्चा ऐसी नजर नहीं आ रही कि इलाके में कितना काम किया, कौन आकलन करने वाला है। पवन जी, बदलाव तो आलोक जी हुआ है इस राजनीतिक क्षेत्र में, धीरे धीरे हो रहा है बदलाव, और एक साथ में ऐसा भी नहीं कि एक साथ में सारे बदलाव आ जाएंगे। लेकिन जो चयन किया जाता है प्रत्याशियों का, उसका एकमात्र एजेंडा होता है कि प्रत्याशी जीत के आ जाएगा नहीं आएगा। ये सच्चाई धरातल पे है। ये हो सकता है हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ना माने, संजय जी ना माने, टीएमसी के ना माने, है ना, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ना माने, लेकिन मनीष जी मान सकते हैं। इस धरातल पे यही होता है कि जो प्रत्याशी जिताऊ है हम उसको टिकट देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जो पिछले हम 10 साल 15 साल से हम देखते आ रहे हैं कि अब अवश्य बोलिएगा, 10 साल 15 साल से हम देखते आए हैं कि अब राजनीति का कुछ थोड़ा सा जो कार्य क्षेत्र है वो बदलता आ रहा है, चयन प्रक्रिया बदलती आ रही है। गुंडे बदमाश कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए, क्योंकि जनता आवाज उठा देती है, जनता कोशिश करती है कि इनको हम जीतने ना दें, ये भी होता है। और उसके बाद जब ये सब एक बार दो बार प्रक्रियाएं हो जाती हैं, पार्टी के जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब दरवाजे नहीं जाना पड़ता है, तो फिर ये राजनीतिक दल जो है इस पे अपना कोशिश करते हैं कि साफ सुथरे प्रत्याशियों को लाएं। लेकिन अभी चर्चा हो रही पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को ऐसा चबा दिया है कि ये हालात बड़ी भयंकर होती जा रही है।
आप उनके ऊपर हमला हुआ वो भी आप देख सकते हैं, किस तरह से माहौल बदल रहा है ये भी देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो हम लोग के वहां पे सूत्र बता रहे हैं, जो हम लोग पता करके आए हैं, जो देख रहे हैं, वो ये एक तरफा ये है कि 50-50 के चांसेस हैं, लेकिन भारी अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां दिख रही है। अब वो कौन सी पार्टी से कौन निकल के जा रहा है, कहां शामिल हो रहा है, ये तो साम दाम दंड में राजनीति पार्टी करते हैं, वो टीएमसी भी करती है। टीएमसी में भाई साहब, टीएमसी में आलोक जी, टीएमसी में चर्चा हो रही है। अब अभी भाई साहब कह रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता जी हमारे, ये बताइए कि साम दाम दंड भेंट की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या वहां पे दीदी जी के लिए ऐसा कुछ किया गया? आपको याद होगा 1 साल पहले खूब हल्ला हुआ था कि वहां पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तमाम जांचें हो जाएंगी, सीबीआई जांच हो जाएगी। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अगर टीएमसी की ममता बहन ठीक है तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ, जो कमियां थी उनके साथ हो रही है। अरे टीएमसी का बीच में नाम आया। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिए। मोदी जी ने आज टीएमसी का फुल फॉर्म बताया, ट्रांसफर माई कमीशन, तो बीजेपी का भी आप लोगों ने कोई फुल फॉर्म इजाद किया क्या? तो जनता जानना चाहती है जरा। हाँ, ये बड़ी झूठी पार्टी। अच्छा, ठीक है ना, ये झूठ झूठ झूठ। अभी आपको पता होगा कि पत्रकार महोदय आप लोग हैं, आपको पता होगा इन्होंने सिद्धारमैया का नाम सीधा रमैया नाम रखा था। इलेक्शन खत्म और सीधा रमैया सब खत्म। ये पहला ये प्रोपोगंडा करते ये जो है लगातार कंटिन्यू लोगों को जो है बरगलाते हैं, पब्लिक को बरगलाते हैं, सीधा रमैया बोल बोल के सत्ता से बाहर कर दिया। चुनाव के बाद नहीं, बस खत्म। आपके यहाँ चुनाव के पहले सब समझ गए, जो आ गए अपने गंतव्य स्थान पे, जो है सत्ता से जैसे बाहर हो गए, वो सारा प्रोपोगंडा खत्म हो गया। ये ऐसी पार्टी है कि अपने सहयोगी को भी नहीं छोड़ते। अरुणाचल प्रदेश में अपने कोशिश भी नहीं करते। अपने सबसे बड़ी चीज, इन्होंने अपने सहयोगी पार्टी तक को नहीं छोड़ा। जेडीयू के जो है 10 विधायक को तोड़ करके अपने साथ ले लिया। टीएमसी तो अपने कोई नहीं मना पाई। टीएमसी सिर्फ और सिर्फ एक जिनसे आज मुकाबला कर रहे हैं, वो भी कभी खासम खास हुआ करते थे। नहीं, खासम खास कभी नहीं थे। एक वो परिवहन मंत्री थे, परिवहन मंत्री खासम खास कैसे हो सकते हैं? जी, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने चुनाव जीत करके आए थे, उनको परिवहन मंत्री खास होते तो गृह मंत्री होते। ठीक है ना, खासम खास ममता जी के लिए कोई नहीं हो। जो वर्क करता है, काम करता है, उनको उसी हिसाब से उनको पद दिया जाता है। और जो ममता जी के लिए जो है गृह मंत्रालय खासम खास होता है। जी, मैंने एक बात बताया, नंबर 2 का पोजीशन। ये जानकारी अच्छी दे दी आपने, मुझे नहीं पता थी इस बात की जानकारी। हमारे साथी ने बताया कि इनके सूत्र बताते हैं, तो हमारे यहाँ से भी उत्तर प्रदेश से हजारों कार्यकर्ता वहां पे गए हुए। मैं खुद गया हूँ कलकत्ता में, वहां का मैंने देखा हुआ है। और मैं आपसे बताता हूँ 200 से कम सीट हमारे पास भी नहीं आने वाली है। अच्छा, चलिए इतना बता दिया, तो ये भी बता दीजिए लगे हाथों वो जो खासम खास गृह विभाग है वो किसके पास आना है, ये भी जरा बता दीजिए। सिंपल देखिए, आप लोग अभी जैसा कि बताया कि गुंडा बदमाशों का ये सिस्टम खत्म हो गया है। इसके लिए मैं मीडिया को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मीडिया ने सब पार्टियों को एक्सपोज किया है। उनकी वजह से जब भी कोई किसी को आपराधिक टिकट दिया गया है तो मीडिया ने पूरा गड़े मुर्दे उखाड़ करके उसको सामने कर दिया है। तो जिसकी वजह से आज पार्टियां डरती हैं। मीडिया ने नहीं, वो एडीआर की रिपोर्ट आई थी, वो उसके आप ही लोग अगर एक्सपोज नहीं, एडीआर सर्वे कराती है, आप जब एक्सपोज नहीं करते हैं तब तक नहीं पता चलेगा। चलिए अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 294 सीटों की जब बात की जा रही है, संजय जी ने कहा 200 सीटें। भाई कांग्रेस और लेफ्ट, आप लोगों ने भी तो कुछ समझौता किया होगा। आप लोगों का क्या आंकलन है, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, आप लोगों की एनालिसिस क्या कह रही है, कितनी सीटों पर प्रबल दावेदारी है आपकी? देखिए, दावेदारी तो हर पार्टी करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाए। हमारा अभी सिर्फ मेन मुद्दा यह है कि हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और उसको लेकर के जनता के पास जो भी उनकी कमियां हैं, टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की, किस नाम पे वोट मांगते हैं, किस आधार पे वोट मांगते हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। अभी हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नेता है, वो लोगों के पास इसी चीज को लेकर के जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम हर एक चीज को उन्हें याद दिलाएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ धोखा करती है, कैसे टीएमसी ने क्या कमियां छोड़ दी, क्या उन्होंने काम किया है उसको भी हम बताएंगे, और क्या काम नहीं किया है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जनता जनार्दन है। जनता को यह भी देखना पड़ेगा कि असलियत में उसे चाहिए क्या। झूठी सरकार चाहिए, वादा खिलाफी वाली सरकार चाहिए, या फिर धर्म पे आधारित वोट मांगने वाली सरकार चाहिए, या फिर बैसाखी वाली सरकार चाहिए, ये भी कह दीजिए, गठबंधन वाली सरकार चाहिए जी। सरकार चाहिए। आज अगर हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम अपने परिवार जी।
जनता को क्या सरकार चाहिए, कैसी वर्चस्व वाली सरकार, या जो गठबंधन के साथ लड़ रही बैसाखी वाली सरकार, या जितना सूखा पड़ा उसके वो वाली सरकार चाहिए? और एक सवाल मेरा और आपसे है कि जब पश्चिम बंगाल चुनाव की जब शुरुआत हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हुई थी, सुभाष चंद्र बोस की होती थी, महापुरुषों की बात हुई, फिर धीरे धीरे हिंदुत्व की बात आई, लेकिन फिर इस बीच बात करें तो कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का मामला भी उठा, लेकिन अब विकास की बात, तो यानी कि चुनाव आते आते ट्रैक पर आ गई चीजें। मनीष, देखिए आलोक जी, मैं कहूंगा कि राजनीति और जो चुनाव के दौर में बदनाम यूपी बिहार है, लेकिन सत्ता का जो असली रक्त चरित्र है वो बंगाल में नजर आता है हमें। आप ये देखिए कि आज की तारीख में हम बात कर रहे थे, सुबह धर्मेंद्र प्रधान की रैली में वहां पर हमला हुआ, उसके बाद में मिदनीपुर में जो है बीजेपी के कार्यालय में आगजनी और वो हुई। तो ये बीजेपी में ही नहीं, तृणमूल में भी हुई, तृणमूल की तरफ भी हुई, और दोनों तरफ से इंसान। आप ये देखिए कि ये जो बंगाल का चुनाव है अपने आप में अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है, ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां पर सबसे पीछे बैठी पार्टी आज जो सत्ता शीर्ष पे पार्टी है ममता बनर्जी, उसको चुनौती दे रही है, और वो जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो उसको काउंटर कर रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जैसा कि पवन जी ने कहा कि सत्ता में मजबूत चेहरे ही लाए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे 200% सही बात है कि आज की तारीख में मुकुल राय हो, लॉकेट बनर्जी हो, उनको अगर मान लीजिए चुनाव के मैदान में लड़ाया जा रहा है तो इसका संदेश बीजेपी साफ तौर पे दे रही है कि वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और वो सत्ता बनाने जा रही है। उसने ये संदेश दे दिया है कि वो सत्ता के लिए तैयार है पूरी तरह से, इसीलिए प्रमुख चेहरों को ला रही है और रुक रुक के ला रही है। इसका मतलब ये है कि वो मजबूत चेहरे ही लड़ाएगी, ये स्पष्ट रूप से है। और दूसरी चीज ये है कि सत्ता कहीं भी इधर उधर नहीं भटकती, सत्ता जनता के दिमाग में होती है। जी कमर जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से मुद्दों की अगर बात की जाए तो मैं फाइनल कमेंट आपसे भी चाहूंगा, क्या बंगाल के चुनाव में ऐसा नहीं लग रहा मुख्य मुद्दे या यूं कहें कि जनता से जुड़े जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पीछे छूट गए हैं? लेकिन अब आप लोगों ने फिर एक बार विकास की बात की, आज देश के प्रधानमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा विकास होवे, अब होगी विकास पर बात। 2008 और 9 का एक वाक्य आपको याद दिलाता हूँ, यही ममता बनर्जी थी, नैनो प्लांट लगा था और उद्योग लगे थे, उसको उखाड़ के ने फेंक दिया था, आपको याद होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में उनको जगह दी थी उन प्लांटों को, आपको याद होगा, और वही पश्चिम बंगाल के लोग गुजरात में काम करने गए थे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ममता बनर्जी ने सरकार। उसके बाद आप ये बताइए, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई ऐसा उद्योग उन्होंने लगाया हो, कोई ऐसा प्लांट लगाया हो? आज की तारीख में आप लखनऊ में चौक से लेके और इलाकों में देख लें, पश्चिम बंगाल के लोग काम करते हैं, चाहे सुनारगांव चाहे तमाम काम करते हैं, गुजरात में जाके लोग काम करते हैं, मुंबई में जाके लोग काम करते हैं। आप देखेंगे इन 10 सालों के अंदर लोग अन्य प्रदेशों में काम करने गए हैं। लखनऊ जैसे जगह पे आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम जगह पे लोग गए। उन्होंने क्या किया है, लोगों को बेरोजगार करने का लगातार काम किया है, रोजगार उजाड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है। बेहतरी के लिए हर कोई काम करती है, इसमें सियासत हर सवाल में, हर सवाल के जवाब में सियासत। कमर जी, ऐसी कौन सी सरकार होगी जो रोजगार नहीं देगी या रोजगार उखाड़ देगी जहां पर लोग रोजगार कर रहे हैं? भाई सरकार तो योजनाएं बनाती है। आलोक जी कौन सी योजना बनी? आलोक जी कौन सी ऐसी योजना बनी है, उस आवाम की कौन सी योजना बनी है पश्चिम बंगाल की? सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप भी जानना रोजगार की बात है, युवाओं को क्या चाहिए, एक अदद रोजगार, उस पर भी राजनीतिक दल क्यों सियासत करते हैं? मैं अभिषेक जी को आपको मौका दे रहा हूं, अभिषेक जी आप अपनी बात रखें। मैं कह रहा हूँ, कमर अली अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम रोजगार भी दे रहे हैं, तो आखिर क्या नौबत आ गई कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां पे जा रहे हैं? इसका मतलब आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी सत्यता यही है कि आप लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आलोक जी, कांग्रेस हमें लगता है कि मुनासिब उसका कोई सवाल नहीं रहता, न मुनासिब उसका जवाब रहता है। इन्होंने कुछ किया हो तो ये जाने, 65 साल वो हिंदुस्तान में अन्नदाता को कर्जदार बना के गए हैं। आप जानते हैं जो वर्ल्ड बैंक आज के टाइम, आप एक बात जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के आपकी सरकार कर रही है, वर्ल्ड बैंक का कर्जदार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बात का जवाब आलोक जी दे दीजिए। आंदोलन किसान आपकी सरकार कर रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज पूरे देश में किसान कांग्रेस की देन है। वर्ल्ड बैंक के कर्जदार ये क्या बता सकते हैं? जो आम आदमी है, जो एक आम बच्चा है, कितना कर्जदार वर्ल्ड बैंक का है?
कि कांग्रेस हिंदुस्तान आपने किसान का कानून इतना अच्छा बनाया तो आप किसान कानून का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? आप किसान कानून के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? मांगिए ना वोट एक बार, किसान कानून के नाम पर वोट मांग कर देखिए, देखिए कितना वोट मिलता है आपको। अगर इतना अच्छा आपने कानून बना रखा है उसको। करेंगे। आलोक जी इस बात का जवाब लिए, 65 साल इन्होंने हुकूमत करी है, इसको विकासशील इस देश को रखा, विकसित आज तक ये नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? बहुत से मुल्क हिंदुस्तान के बाद आजाद हुए हैं, आज विकसित देश है। ये एक बात पे जवाब नहीं दे पाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करी जाती है, आवाम की बात करी जाती है। जब आवाम की बात मनीष, मुझे आप इस चुनाव में किस तरीके का आप देख रहे हैं, क्या लहर चल रही है? विकास की, धार्मिक मुद्दे, कट्टरपंथिता, क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा हावी है? ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से मनीष को मौका दे रहा हूँ, जल्दी से मनीष आप अपनी बात रखिए। हाँ, इस चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट है कि मुकाबला जो है अंत में दो पक्षी हो गया है और वो भाजपा वर्सेस टीएमसी है, और दोनों ने अपनी अपनी पूरी राजनीतिक जो ताकत है वो झोंक दी है। साम दाम दंड भेद, भावनात्मक, राजनीतिक, धार्मिक सारे मुद्दे उसमें घालमेल कर दिए हैं, और निश्चित रूप से दोनों ही बराबर से लड़ रही हैं। और पाला किसके ओर गिरेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक है। जी अभिषेक जी, आप इस मुकाबले में अपने आप को कहां पर पा रहे हैं? जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपसे भी। ये ट्विटर पे है मुकाबले में। ये अभिषेक जी से मेरा सवाल है। हाँ, नहीं है बात, यहाँ पे मुकाबले की नहीं है बात, यहाँ पे अपने आप को साबित करने की है। ये हम जरूर मानते हैं कि हमारा संगठन कमजोर जरूर हुआ है, और अपने संगठन के दम पे हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करते हैं। कमर जी, संगठन कमजोर है तो इसका फायदा आप लोगों को कितना मिल रहा है? संगठन इस हिंदुस्तान की आवाम ने हमारा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हर नागरिक की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये होता है, हमारे पास 18 करोड़ मेंबर है सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास। हम दो दिन चले थे, आज की तारीख में 18 करोड़ हमारे पास मेंबर है। क्यों है? क्योंकि आवाम की पार्टी है। अगली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमें नहीं मालूम है। संजय जी, ये भी ना भूलिए 10 साल बाद सत्ता परिवर्तन जरूर होता है। जिस तरीके से आप लोग वाम दलों का किला ढहा के आए थे, वही 10 वाम दलों का किला 27 साल के बाद 27 साल के बाद वाम दल का सत्ता 27 साल के बाद ढहा था, पहले बता दो। और ममता बनर्जी अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारी, चाहे वो 2011 हो, 2014 हो, 2016 हो, 2019 हो, यानी कि 2 लोकसभा में भी उन्होंने भाजपा को पटकनी दी है। 2 लोकसभा के चुनाव में भाजपा को पटकनी दे चुकी है। और जब दो लोकसभा में जब बीजेपी वाले वहां जीत नहीं पाए तो विधानसभा कहां से जीतने का सपना देख रहे हैं? सपना ना देखें, और 200 प्लस हम अपने सीट को लेकर के आने वाले हैं। फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जी से। पवन जी, क्या बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी पर भारी पड़ेगी जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर? आलोक जी, जो निर्णय आएगा चुनाव के बाद वो हम और आप भलीभांति जानते हैं, और जो हमारे भाई साहब लोग बैठे हुए भी जानते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तो पिछले 1 से 1.5 महीने पूर्व से ही यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी के बहुत सारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ हैं। एक महेश तिवारी जी हैं और विनोद शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिससे हम लोग की चर्चा होती है। वो एसी का महल छोड़ करके, अपना घर एसी का छोड़ करके वहाँ गाँव में रोटी और सब्जी खाते हैं, जमीन पर बैठकर खाते हैं, गाँव में बैठकर खाते हैं। तो वो संगठन मजबूत होगा या टीएमसी और कांग्रेस का होगा? हम लोग एसी में बैठते नहीं हैं, हम लोग एसी में बैठते नहीं हैं। आप सभी को मौका मिला है, आप सभी को मौका मिला है, लेकिन आप लोग वो सब करना नहीं चाहते हैं। आप ट्वीट पे राजनीति करना चाह रहे हैं, आप डिबेट पे राजनीति करना चाह रहे हैं। आप धरातल पे जाइए, आप धरातल पे जाइए और सीखिए, आप सीखिए जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा होता है नेताओं में, यहाँ पे संगठन मंत्री है, पिछले 2 महीने से वहां पे टिके हुए हैं, गांव में रहते हैं। आप जाकर देख के आइए एक बार, वहां पे देखिए कैसे लोग मेहनत करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे 1 बजे तक मेहनत करते हैं, गांव जाते हैं, घर जाते हैं। तो वो जीतेंगे कि आप जीतेंगे? हमारे यहाँ पे 10 साल से आप भी मेहनत करिए, 10 साल से लगातार फील्ड में ही है और लगातार चुनाव जीतते रहिए। हमारा संगठन जमीन पे आइए, तभी कुछ होने वाला है। सबसे ज्यादा फिलहाल ये स्थितियां ठीक है कि जो आने वाला है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। आपको बिल्कुल, आप अगर कह रहे हैं ये आपकी राय हो सकती है, चुनाव 2 मई को आप
आप खुद देख लीजिएगा 200 प्लस सीट हम लेकर के आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए लगा करके बड़ी से बड़ी रैली करने से, प्रधानमंत्री की बड़ी रैली करने से कुछ नहीं होता। इंसान के धरातल में काम है, टोटा से काम नहीं होता। तो पिछले 10 साल से सबसे बड़ी बात कि जिसने जमीनी स्तर के साथ साथ जनता से जुड़े मुद्दे, मूलभूत मुद्दे उठाए होंगे, वही सत्ता पे आसीन होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी, पवन जी आपका भी, कमर जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जो जनसभा को संबोधित किया, पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के अंदाज में जो पलटवार किया, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल अस्पताल विकास होवे से उन्होंने ममता पर हमला बोला। तो असल बात यही है कि विकास की ही बात होनी चाहिए, बाकी राजनीति के दौर तो चलते रहते हैं। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक